रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना देख रहे हैं हम इसमें। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना या हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो कैसे करते हैं, तो इसमें कुछ नियम है, कुछ स्टेप हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इसमें बस 2 ही स्टेप हैं जो आपको मेनली याद रखना है। पहले तो आप समीकरण में जो भी तत्व आपको दे रखा है पहले आप उसको संतुलित कर लें। उसके बाद दूसरी बात यह है कि लास्ट में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करें। सबसे लास्ट में जब सारे तत्व आपके बैलेंस हो जाएं, संतुलित हो जाएं, उसके बाद आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपको लेना है। अब क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमें लास्ट में तो लेना है, लेकिन सबसे लास्ट में कौन सा लेना है और सेकंड लास्ट में कौन सा लेना है। तो सेकंड लास्ट में आपको ऑक्सीजन को लेना है और सबसे लास्ट में आपको हाइड्रोजन को लेना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है और आपकी ये केमिकल इक्वेशन चुटकियों में क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। देखते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर आपको Fe दिख रहा है, Fe यानी आयरन, और ये आपका H2O है, पानी है, और ये पानी गैसीय रूप में है। जब हम आयरन को गैस में छोड़ देते हैं यानी बाहर खुले गैसीय रूप में छोड़ देते हैं तो उसमें आयरन ऑक्साइड की परत लग जाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसी अभिक्रिया आपने सुनी होगी कहीं। हाँ, ये रस्टिंग की ही अभिक्रिया है, आयरन में जंग लगना। तो यही अभिक्रिया है जो आयरन में जंग लगाती है, इसी के कारण होता है। तो चलो इसको हम बैलेंस करना सीखते हैं। तो देखें आप, यहाँ पर Fe है और आपका H2 है और आपका O है। बस ये 3 ही तत्व आपको दिख रहे होंगे। तो मैंने आपको बोला कि आपको बाकी सारे तत्वों को पहले कर लेना है। यानी सबसे पहले यहाँ इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले Fe का संतुलन होगा, उसके बाद O का संतुलन होगा और सबसे लास्ट में आपका H2 का होगा। तो देखें जरा Fe का करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ एक बोला जाता है ऑलवेज। एक क्या है, एक आपका ये क्या इसको बोलते हैं हम, अणु बोल सकते हैं। एक आपका अणु है और जो ये साइड में लगे होते हैं, ये 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो ये आपके परमाणु हैं। यानी ये आपका मॉलिक्यूल्स है, Fe एक मॉलिक्यूल्स है, और ये जो 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, ये आपके एटम है। तो यानी आपके एटम हमेशा साइड में लिखे जाते हैं नीचे यहाँ पर। एक बात, दूसरी बात, जब भी आप इसको बैलेंस करेंगे तो जो संख्या आप देंगे यानी जो आप यहाँ पर एटम लगाएंगे, मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, वो हमेशा यहाँ लगा सकते हैं। आप आगे लगा सकते हैं, आगे की तरफ। कभी भी आप नीचे यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नीचे आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो नीचे लगाए गए हैं ये प्रैक्टिकली लगाए गए हैं। साइंटिस्टों ने प्रैक्टिकल करके इसमें कितने एटम होंगे ये आप यहाँ नीचे लगा हुआ है, यानी ये आपके नीचे परमाणु लगे हुए हैं, तो ये आप नहीं लगा सकते। आपको हमेशा यहाँ आगे ही लिखना पड़ेगा जो भी बैलेंस करेंगे। चलते हैं, देखते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखें, ये आपको अच्छे से पता है, ये रिएक्टेंट होता है जिसको आप अभिकारक बोलते हैं, और ये आपका प्रोडक्ट होता है। इस तरफ जो एरो के इस तरफ बनता है, तीर के इस तरफ प्रोडक्ट होता है, इसको हिंदी में आप उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अभिक्रिया में। यहाँ देखें Fe आपको 1 दिख रहा होगा और यहाँ Fe आपका देखो कितना है, 3 है। तो आपको इधर भी 3 करना है, तो आप यहाँ 3 लगा दें। यहाँ लगाते हैं, याद रखें, नीचे नहीं लगा सकते। तो आपका Fe यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3, Fe यानी कंप्लीट हो गया। अब आप देखें O पर आए, क्योंकि H2 को सबसे बाद में करते हैं। तो यहाँ O देखें कितना है, 1 है, और यहाँ O कितने हैं आपके, 4 हैं। तो आपको 4 O इस तरफ भी चाहिए, तो आपने यहाँ 4 लगा दिया। तो ये 4 जो है इसका भी कहलाएगा और इसका भी 4 कहलाएगा। तो O2 के 4 हो गए। लेकिन यहाँ H2 की बात देखें, ये नीचे जो लिखे हैं आपके, यानी जो आपके नीचे अणु लिखे हुए हैं 2 और ये आपका 4 परमाणु है, तो इनका हमेशा गुणा होता है। ये जो नीचे की तरफ लिखे होते हैं यानी आपके जो ये अणु हैं, जो नीचे लिखे हुए ये परमाणु है, जो आगे लिखा हुआ है वो अणु है, तो इनका हमेशा गुणा होता है। तो H2 की अगर बात करें तो ये कितना हो गया, 8 हो गया यहाँ, और यहाँ H2 कितना है देखें आप, 2 है। तो अगर यहाँ मैं 4 लगा दूं तो 4 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, अब यहाँ पर बैलेंस हो गया। Fe ये 3 हो गया, तो यहाँ भी 3 है।
O की बात करें तो O यहाँ 4 है, ये देखो 4, तो ये O का 4 हो गया, तो यहाँ भी O 4 है। और यहाँ अणु और परमाणु है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है हमेशा, तो ये 8 हो गए H2, तो यहाँ भी 8 H2 हो गए। अब इनकी अवस्था भी लिखी जाती है। अवस्था मतलब ये गैसीय फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है। यानी ये L यानी लिक्विड, G मतलब गैस और S मतलब सॉलिड। लिक्विड आप जानते हैं द्रव बोलते हैं, G मतलब गैस और S सॉलिड यानी ठोस बोलते हैं। तो ये आयरन है आपका, तो आयरन हमेशा ठोस होता है। मैंने आपको बताया था कि वाटर वेपर है, तो ये आपका क्या होगा, गैस होगा। ये आयरन ऑक्साइड की परत बनी है, तो ये भी आपकी क्या बनेगी, सॉलिड बनेगी। और ये आपकी गैस होगी। तो ये आपका पूरी तरह से रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगले समीकरण पे बढ़ते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगला समीकरण देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे NaCl है और AgNO3 है। इससे बना क्या, AgCl और NaNO3। अब देखो आपने इसमें नोटिस किया होगा कि आपका H2 इसमें नहीं है। H2 नहीं है कोई बात नहीं, तो O तो है, तो इसका मतलब इसमें सबसे लास्ट में O को संतुलित किया जाएगा यानी ऑक्सीजन को। बाकी आपको जो लगे उसको सबसे पहले संतुलित करें। तो देखें Na, देखें यहाँ सोडियम है 1 है, यहाँ कितना है, ये ओनली N है, N यानी नाइट्रोजन, सोडियम नहीं है तो इसको नहीं काउंट करेंगे। Na अलग है, N अलग है, तो Na यहाँ देखें Na यहाँ भी देखो 1 है और यहाँ भी 1 है, तो Na ऑलरेडी संतुलित है। अब आ जाएं जरा दूसरे पे, आप आ जाएं Cl पर। Cl को देखें यहाँ कितना है, 1 है, Cl आपका 1 है। यहाँ देखें Cl यहाँ भी 1 है, तो ये भी संतुलित है। अब आ जाएं Ag पर, तो Ag कितना है आपका 1, यहाँ Ag कितना है 1, ये भी संतुलित है। N पर आ जाए तो यहाँ पर N कितना है 1 है, यहाँ N कितना है 1 है, ये भी संतुलित है। O पर आ जाए, लास्ट O ही तो बचा आपका, तो O3 है यहाँ, तो O भी यहाँ 3 है, यानी ये ऑलरेडी क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें आपको संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले समीकरण में बढ़ते हैं हम। अगले समीकरण में देखें, इसमें आप देख रहे होंगे NaOH है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया है, बना क्या, Na2SO4 और H2O आपका बना हुआ है। तो ये इसको हमें संतुलित करना है। तो आपको पहले से ही पता है कि आपको H और O को बाद में लेना है, H को सबसे बाद में और O को उससे पहले, H से पहले। तो बाकी सबको आप कोई भी सबसे पहले कर दें, लास्ट में आपको H और O को करना है। तो आप यहाँ देखें Na यानी सोडियम, यहाँ देखें यहाँ Na2 है और यहाँ Na सिंगल है, तो आप 2 है यहाँ, तो यहाँ 2 करना है तो आप यहाँ लगाएंगे। याद रखें नीचे आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे आपके क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, और आपको केवल अणुओं को ही संतुलित करना होता है, परमाणुओं को संतुलित नहीं करना है। 2 हो गए यानी यहाँ भी 2 हो गए। अब अगले में बढ़ते हैं, तो Na की बारी खत्म, O और H बचा है, तो OH को बाद में करते हैं, तो ये बात की बात है। अब यहाँ S पे आ जाए, देखो S यहाँ 1 है, यहाँ S कितना है 1 है, यानी S आपका संतुलित है। अगले पे आ जाएं, अब बारी आती है O की, तो O देखें यहाँ ये 2 लग गया, तो 2 Na के साथ कहलाएगा, 2 O के साथ कहलाएगा, 2 H के साथ कहलाएगा। तो यहाँ 2 O के साथ यहाँ 2 है, तो यानी 2 O है, और यहाँ O कितने हैं, 4 है, 4 और 1 ये देखें 5 है यहाँ O, और वहाँ पर O आपके कितने थे, देखो 2 A और 4 A, 4 और 2 6 O है, इस तरफ दोनों को जोड़ दिया जाता है एक तरफ के, तो 2 और 4 6 O हो गए। और यहाँ O कितने हैं, 4 A है और 1 A है, तो 5 है। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो 2 A हो जाएंगे, 4 A हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 6। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, यहाँ भी तो हम लिख सकते थे। तो यहाँ लिख देंगे तो ये NO2 गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ हमारे पास रास्ता था इसलिए हमने लिख दिया। अब जरा यहाँ देखें H2 के बारे में देखें, H2 कितने हो गए आपके, H2 2 4 H2 हो गए, और यहाँ H2 कितने हैं आपके 2, और ये देखो 2, तो यहाँ देखो 4 H2 है, तो इधर भी 4, यानी केमिकल इक्वेशन जो है क्या हो गई, संतुलित हो गई। ये आपका सॉलिड, ये आपका लिक्विड, ये आपका सॉलिड और ये आपका लिक्विड, या ये कभी कभी गैसीय फॉर्म में भी होता है। तो ये आपकी रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलित हो गया। अगला एक और लेते हैं हम उदाहरण। इसमें देखें आप HNO3 है, CaOH की होल ट्वाइस, CaOH की होल ट्वाइस है नीचे, CaNO3 की होल ट्वाइस और H2 है, ये इसमें बना हुआ है। तो हम संतुलित करते हैं, आपको पता है OH को सबसे लास्ट में करते हैं
O को पहले और H को बाद में, लास्ट की ही बात कर रहा हूँ। तो लास्ट में सेकंड लास्ट आपका O होगा और सबसे लास्ट आपका H होगा, बाकी सबको जो भी है उनको पहले कर दो। तो हम यहाँ पर CA से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें CA कितना है, 1 है, यहाँ CA कितना है, 1 है, बात बन गई, कंप्लीट है। अब आते हैं NO3 पर। तो NO3 यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ NO3 कितने हैं, 2, देख पा रहे हैं होंगे आप। तो NO3 यहाँ 2 है, वहाँ यहाँ 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, तो आपके NO3 आपका 2 हो जाएगा, यहाँ भी NO3 2 हो गया। या फिर अलग अलग देखना चाहें तो अलग अलग देखें। N देखो यहाँ 1 है और यहाँ N कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि ये 2 इसके साथ काउंट होगा और इसके साथ भी काउंट होगा। तो यहाँ N 2 है और यहाँ N कितना था, 1, तो मैंने 2 ले लिया, तो अब यहाँ N 2 हो गए। अब N भी हो गया, CA भी हो गया। अब आती है बारी H और O की। तो O पहले लेना है। तो O देखें यहाँ O ये 3 है और एक आगे 2 लगाए तो इनका गुणा हो जाता है हमेशा। तो 3 दूना 6 हो गए O, और यहाँ कितने हैं, 2 हैं, 6 और 2 8 हो गए इस तरफ। 3 दूना 6 ये थे और 2 इधर है, क्योंकि ये 2 इसके साथ भी है, O के साथ भी है, H के साथ है। तो 2 O के साथ है तो 2 O ये हो गए, और 3 दूना 6 O ये हो गए। तो कितने हो गए, 6 हो गए आपके इस तरफ। इस तरफ देखें, देखो NO3 है, यहाँ 3 ये है और 2 बाहर लगा, तो ये गुणा होता है। तो ये कितने हो गए, वो आपके 6 हो गए। तो 6 O ये हैं और 1 ये है, तो 7 हो गए इस तरफ। और इधर कितने थे, 2 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 8, और इस तरफ कितने हैं, 7। तो अगर मैं 2 यहाँ लगा दूँ, 2 यहाँ लगा दूँ, तो देखें 2 ये और 6 ये 8 हो गए। इधर भी 2 ये और 6 ये 8 हो गए। तो O संतुलित हो गए। H पे आ जाते हैं। तो H यहाँ 2 ये हैं, देख रहे हैं आप, 2 ये रहे आपके H और 2 ये हैं, तो 4 हो गए H। इस तरफ आते हैं, इस तरफ देखो 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो इन दोनों का गुणा हो गया तो 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका संतुलित। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हम संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों पढ़ते हैं। तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ने के 3 मेन कारण हैं। पहला कारण ये है कि भाई हमें ये पता चल जाता है कि अभिकारक में जितने भी आपने अणु लिए हैं या परमाणु लिए हैं, वो उत्पाद में भी इतने ही अणु और परमाणु बनेंगे। यानी इसमें ऊर्जा का जो, इसमें जो मास का, जो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है, वो लगता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। यानी जो अभिकारक में द्रव्यमान होगा, जिन भी पदार्थों का या जो भी पदार्थ इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो भी तत्व या यौगिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनका जो द्रव्यमान होगा, जो उत्पाद बनेगा, उनका द्रव्यमान जो होगा दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले तो हमें द्रव्यमान के बारे में पता चलता है। दूसरा, हमें इनके मोलों के बारे में पता चलता है। मोल का मतलब है कितने इनमें अणु हैं, कितने इसमें परमाणु हैं, कितने इसमें आयन हैं, इनके बारे में हमें पता चलता है। और तीसरा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये पता चलती है कि हम कौन सा अभिकारक लें, हम ऐसा कौन सा अभिकारक लें कि हमें वांछित उत्पाद प्राप्त हो जाए। अगर हमें उत्पाद ये चाहिए तो हमें ये पता चल जाता है कि हम अगर अभिकारक ये लें, यानी ये 2 चीज़ों को मिलाएं, तो हमें ये पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। तो ये 3 मुख्य चीज़ों का हमें इसमें पता चल जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। ये भी पता चलता है कि भाई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, अभिक्रिया में दहन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभिक्रिया में ऑक्सीजन लग रही है या नहीं लग रही है, अभिक्रिया सूर्य की रोशनी में यानी सनलाइट में करेगी या नहीं करेगी। तो ये हमें बहुत सारे इसके बीच में इसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन मुख्यतः 3 ही बातों का याद रखते हैं इन अभिक्रियाओं में, कि इन अभिक्रियाओं से हमें 3 बातों का पता चल जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप बाद फिर से रिपीट करके देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।